नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी दिस हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है 22 जून 2024 को, यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले। ये जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई दिल्ली में, इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए। पहला, ये कुछ टैक्स रेट्स में चेंजेस किए गए गुड्स में और सर्विसेज में। सेकंड, जो फैसले लिए गए कि वो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस के लिए फैसले लिए गए ताकि ट्रेड के लिए हेल्प हो सके। और तीसरा, लॉ और प्रोसीजर के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए भी बात की गई। दोस्तों, गुड्स और सर्विसेज में जो टैक्स रेट्स में चेंज हुए उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ट्रेड की फैसिलिटेशन के लिए क्या मेजर्स, क्या चेंजेस के ऊपर बात की गई। उस पर भी बात करने से पहले मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि ये जो प्रेस रिलीज़ है, ये जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये अभी प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इससे संबंधित नोटिफिकेशन, सर्कुलर या लॉ के अंदर चेंज नहीं हो जाता। ये उसके बाद ही प्रभावी माना जाएगा। ये सिर्फ अभी ईजी वर्ड्स में समझाने के लिए प्रेस रिलीज जारी की जाती है। सो दिस हैजंट गॉट लॉ फोर्स। ये अभी कानून नहीं बना है, अभी कानून के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ जब तक कि इससे संबंधित चेंजेस को लेकर नोटिफिकेशन, सर्कुलर या लॉ के अंदर चेंजेस नहीं कर दिए जाते। तो जो पहला जो मेजर लिया गया है ट्रेड के लिए, वो ये लिया गया है कि एक सेक्शन 128 कैपिटल ए को इंसर्ट करने की बात की गई है सीजीएसटी एक्ट में। सेक्शन 128 कैपिटल ए को इंसर्ट करने की बात की गई है। उससे पहले मैं आपको सेक्शन 128 के बारे में बताता हूँ। सेक्शन 128 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कोई लेट फी वगैरह अगर वेव करना चाहे या कम करना चाहे वो कर सकती है। उसी के तहत एक सेक्शन 128 कैपिटल ए को लाने की बात की गई है। क्योंकि ये नया सेक्शन ही लाया जा रहा है, लॉ के अंदर ही चेंज हो रहा है, तो इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आएगा, लेजिस्लेचर के द्वारा ही इसे चेंज किया जाएगा। और इस चेंज से होगा क्या, जो नोटिसेस जारी किए गए थे अंडर सेक्शन 73, इट मीन्स नॉन फ्रॉड केसेस वाले, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20, यदि उनसे संबंधित कोई टैक्स पेयर अगर पूरा का पूरा टैक्स जमा करवा देता है जो कि टैक्स उससे मांगा गया था नोटिस के अंदर, तो उसको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। और ये टैक्स उसे कब तक जमा करवाना है? 31 मार्च 2025 तक। तो यदि आज से पहले किसी को फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 या 19-20 का शोकॉज नोटिस आया था, चाहे उसके बाद में ऑर्डर भी पास हो चुके हों, यदि वो टैक्स जमा करवा देता है 31 मार्च 2025, अभी समय है क्योंकि सबसे पहले तो लॉ में चेंज होगा, उसके बाद भी उसको एक अच्छा समय मिल जाएगा। यदि वो 31 मार्च 2025 तक टैक्स को जमा करवा देता है तो उसको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। पर इससे 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला वो कि जिन लोगों ने ऑलरेडी, जिनका 17-18 का यदि ऑर्डर आया था और यदि उन्होंने टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑलरेडी जमा करवा दी है, तो क्या उनको इंटरेस्ट और पेनल्टी का रिफंड मिलेगा? पास्ट ट्रेंड को देखते हुए जो भी लॉ के अंदर चेंज होगा, मुझे लगता है उनको रिफंड नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने टाइमली टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करवा दी, तो मुझे उम्मीद है कि उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, बल्कि ये बढ़ावा देता है उन लोगों को जो कि डिले करते हैं। उनके लिए इंटरेस्ट और पेनल्टी का माफ़ होने का प्रोविज़न है, बट जो ऑलरेडी जमा करवा चुके होंगे, मुझे नहीं लगता उनको रिफंड मिलेगा। ऐसा पास्ट ट्रेंड को देखते हुए कि जब भी कोई स्कीम आती है तो पुराना वापसी के ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट रहती है कि जो पुराना निकल गया वो निकल गया, उसके ऊपर कोई वापसी नहीं होगी। सेकंड बात, जिनका सपोज करो फाइनेंशियल ईयर 17-18 या 18-19 या 19-20 अंडर सेक्शन 73 शोकॉज नोटिस जारी हुए थे, ऑर्डर पास हो गए, यदि उन्होंने अपील फाइल कर दी है, तो जब अपील फाइल की होगी तो 10% प्री डिपॉजिट जमा भी करवाया होगा। क्या उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल रहेगी? और यदि रहेगी तो क्या उनको 90% जमा करवाना होगा? क्योंकि 10% तो ऑलरेडी वो प्री डिपॉजिट में टैक्स का 10% जमा करवा चुके होंगे, या पूरा 100% जमा कराना होगा और ये 10% वापस मिलेगा, या उस 10% को एडजस्ट किया जाएगा और 90% और जमा करवाना होगा। यहाँ पर भी यदि आप मेरा भी पूछेंगे तो मुझे लगता है 10% एडजस्ट कर लिया जाएगा और 90% और जमा करवाना होगा, और उनको भी स्कीम का लाभ दिया जाएगा और वो अपनी अपील को विड्रॉ कर सकेंगे यदि कोई व्यक्ति लिटिगेशन में नहीं रहना चाहता। वेलकम मूव है पर उनके लिए जिन्होंने डिले किया।
यदि कोई अच्छा टैक्स पेयर था और उसने ऑलरेडी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करवा दिया है तो ही विल फील कि मेरे साथ गलत हुआ है, बट अब जो भी है वो है सेक्शन 128 कैपिटल ए जब लेजिस्लेचर कानून के अंदर परिवर्तन करेगी। सेकंड जो मेजर लिया गया जिसके बारे में डिस्कस किया गया इस प्रेस रिलीज में, जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई 53rd मीटिंग हुई 22 जून 2024, वो ये हुआ कि लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए, देखिए जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है तो डिपार्टमेंट भी अपील में जा सकता है और एग्रीव्ड पर्सन भी अपील में जा सकता है। डिपार्टमेंट के लिए लिमिट तय कर दी गई है कि यदि अमाउंट जो है वो 20 लाख से कम है तो डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाएगा ट्रिब्यूनल के आगे, अगर अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 20 लाख रुपए से कम है। मॉनेटरी लिमिट जो है वो 20 लाख रुपीज़ सेट कर दी गई है। उसी तरह से हाई कोर्ट के लिए जो लिमिट सेट की गई है कि यदि जो अमाउंट है मॉनेटरी लिमिट वो 1 करोड़ रुपए से कम है तो डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाएगा। एग्रीव्ड पर्सन जा सकता है, डिपार्टमेंट नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ से नीचे डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास अपील में नहीं जाएगा। एग्रीव्ड पर्सन जा सकता है, डिपार्टमेंट नहीं जाएगा। अगेन यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो लिमिट है 20 लाख रुपए के लिए ट्रिब्यूनल के लिए मॉनेटरी लिमिट, क्या ये सिर्फ टैक्स को इंक्लूड करती है या टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सबको इंक्लूड करती है? सेकंड, क्या ये फाइनेंशियल ईयर वाइज है या ये नोटिस वाइज है? मैं आपसे अगर एक एग्जांपल के रूप में शेयर करूं, यदि 1 साल के लिए 4 नोटिस जारी हुए किसी को 4 डिफरेंट मुद्दों पर और सब में जो अमाउंट मॉनेटरी लिमिट का इन्वॉल्व रहा वो 10 लाख रुपए इन्वॉल्व रहा और डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है, ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहता है, तो यदि मैं ईयर वाइज देखूं तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 40 लाख बनते हैं। पर ऑर्डर वाइज देखूं तो वो 10 लाख है। तो क्या डिपार्टमेंट जा सकता है या नहीं जा सकता? तो इन दोनों मुद्दों पर भी क्लैरिटी चाहिए होगी कि ये 20 लाख की लिमिट है, ये ईयर वाइज है, नोटिस वाइज है, ये सिर्फ टैक्स है या टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी भी है। ऑफ कोर्स ये प्रेस रिलीज है और यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्रेस रिलीज में सिर्फ सिंपल शब्दों में समझाया गया है, इससे संबंधित नोटिफिकेशन, सर्कुलर या लॉ के अंदर चेंजेस बाद में किए जाएंगे। तीसरा जो चेंज है वो ये है, अमेंडमेंट की जाएगी सेक्शन 107 में। जब हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के आगे अपील डालते हैं तो जो हमें जमा करवाना होता है प्री डिपॉजिट, दैट इज 10% ऑफ टैक्स और ₹25 CR अंडर CGST एक्ट। तो अगर 10% या 25 CR मैक्सिमम, 25 CR से ज़्यादा नहीं होता, उस 25 CR को 20 CR करने का प्रपोजल दिया गया है सेक्शन 107 में अमेंडमेंट। इसका जो बेनिफिट होगा वो बड़े टैक्स पेयर को होगा, क्योंकि जहां उन्हें 25 CR जमा करवाना होगा वो 20 CR मैक्सिमम कि उनकी अपील जो है वो एडमिट कर ली जाएगी, उनकी अपील सुनी जाएगी। पर जो छोटा टैक्स पेयर है उसको 10% की जगह 10% ही देना है। तो एब्सोल्यूट अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, सॉरी परसेंटेज में तो कोई चेंज नहीं हुआ 10% वाले में, बट जो एब्सोल्यूट अमाउंट है जो 25 CR है उसको 20 CR करने की बात की गई है। तो देखिए पहले जो था 25 CR CGST एक्ट में, 25 CR ही SGST में था, और क्योंकि IGST एक्ट में लिखा हुआ है C और S का टोटल, तो वहाँ पर 50 CR था। तो इस 20 CR के अमेंडमेंट के बाद 20 CR CGST, 20 CR SGST और IGST के लिए 40 CR की लिमिट रह जाएगी। बट इसका बेनिफिट बड़े टैक्स पेयर्स को मिलेगा, प्री डिपॉजिट उनके लिए अमाउंट लोअर हो जाएगा, उनकी वर्किंग कैपिटल कम इन्वॉल्व होगी। छोटे टैक्स पेयर को सेक्शन 107 में इस प्रोविज़न के अमेंड होने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। पर यदि ट्रिब्यूनल के पास जाता है तो ट्रिब्यूनल के पास हमें जमा करवाने होते हैं 20% या मैक्सिमम जो कैप है वो है 50 CR। वहाँ पर 20% को 10% करने की बात की गई है और 50 CR को 20 CR करने की बात की गई है। तो वहाँ पर हर टैक्स पेयर को बेनिफिट होगा। जो उन्हें 20% जमा कराना होता था उसकी जगह उन्हें सिर्फ 10% जमा करवाना होगा। और मैक्सिमम कैप भी जो 50 CR CGST थी, मीन्स 50 CR CGST, 50 CR SGST एंड 100 CR, I मीन्स IGST, वो अब 20 CR CGST, 20 CR SGST और IGST के लिए 40 CR हो जाएगी। तो वहाँ पर छोटे टैक्स पेयर को भी बेनिफिट रहेगा, बड़े टैक्स पेयर को भी बेनिफिट रहेगा जब सेक्शन 107 और सेक्शन 112 में संबंधित अमेंडमेंट्स कर दी जाएंगी, ऑफ कोर्स बाय द लेजिस्लेचर, नॉट बाय वे ऑफ एनी नोटिफिकेशन और सर्कुलर। इससे अगला जो चेंज है वो ये है कि सेक्शन 9 के अंदर एक चेंज किया जाएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में एक अमेंडमेंट की जाएगी। उसके बीच में ये कहा जाएगा कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता है जिससे अल्कोहल मैन्युफैक्चर किया जाता है
यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अभी भी जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। उसी तरह से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को भी सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में इंक्लूड कर दिया जाएगा। सुनने में तो अच्छा लगता है कि जीएसटी के दायरे से बाहर चला गया, बट सपोज कीजिए यदि कोई पर्सन है जो कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में डील करता है, उसने कोई कैपिटल गुड्स खरीदी, जीएसटी दिया, या वो किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज भी लेता है जिस पर वो जीएसटी देता है, जो उसका आईटीसी बनते हैं। जब अगर ये जीएसटी के परव्यू से बाहर चला गया तो उसको उस इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स के ऊपर भी जो कि यूज़ होते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के बीच में, उसके ऊपर उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक बेनिफिट नज़र आता है उसका एक लॉस भी है। इससे अगला जो चेंज किया गया वो ये है कि आज जो टीसीएस का रेट है सेक्शन 52 में, जिन लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो सप्लायर्स होते हैं जो अपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया करते हैं, उनसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो 1% किया जाता है, 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। उन दोनों लिमिट्स को रिड्यूस करके 0.25% सीजीएसटी और 0.25% एसजीएसटी कर दिया जाएगा। तो जो टोटल बनेगा वो 0.5% हो जाएगा। दिस इज़ अ वेलकम मूव विच इज़ प्रपोज्ड इन सेक्शन 52। अगला जो चेंज है वो काफ़ी लॉजिकल चेंज है, क्योंकि अभी ट्रिब्यूनल बना नहीं है, अभी कॉन्स्टिट्यूट होना है। उसके लिए जो अपील दाखिल करने का जो समय लिखा हुआ है सेक्शन 112 में वो 3 महीने लिखा हुआ है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से कम्युनिकेट होने से। बट क्योंकि ट्रिब्यूनल अभी तक बना ही नहीं है तो वो डेट जो 3 महीने कैलकुलेट करने की वो डेट बाद में नोटिफाई की जाएगी और 3 महीने तब से शुरू होंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि अभी तक ट्रिब्यूनल बना नहीं तो हम पीरियड को काउंट कर ही नहीं सकते, तो वो 3 महीने के लिए समय तब से होगा जो जिस डेट को नोटिफाई किया जाएगा अंडर सेक्शन 112, और इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इसके अलावा जो अगला चेंज है वो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में हुआ है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 सबका चहेता रहा है, हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट का चहेता रहा है, जिसमें हर एग्रीव्ड पर्सन ने लिखा है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को कॉन्स्टिट्यूशनली इसको इनवैलिड ठहराया जाए। आपको आईटीसी लेने के लिए कोई लास्ट डेट नहीं होनी चाहिए, कोई कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए, जबकि हाई कोर्ट ने यही कहा है कि इसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये वैलिड है और ये इनवैलिड नहीं है। अभी एक लेटेस्ट भी जजमेंट आई थी एम ट्रेड लिंक्स की सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के ऊपर। यहाँ पर मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के बारे में ही अपने आप को सीमित रखता हूँ। वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए कोई आईटीसी कब तक ले सकता था, उसके लिए कट ऑफ डेट थी 31 मार्च 2019। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए कोई आईटीसी कब तक ले सकता था, वो डेट थी 20 अक्टूबर 2019 या 22 अक्टूबर 2019 या 24 अक्टूबर 2019, एज द केस में बी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एंड टर्नओवर। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए कोई आईटीसी कब तक क्लेम कर सकता था, 20 अक्टूबर 2020, 22 अक्टूबर 2020 या 24 अक्टूबर 2020, एज द केस में बी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एंड टर्नओवर। और उसी तरह से फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए कोई आईटीसी कब तक क्लेम कर सकता था, वो क्लेम कर सकता था 20 अक्टूबर 2021, 22 अक्टूबर 2021 या 24 अक्टूबर 2021 तक। उस डेट को ये प्रपोज किया गया सेक्शन 16(4) में कि वो डेट मान ली जाएगी यदि आपने 30 नवंबर 2021 तक अपनी रिटर्न भर दी है तो 16(4) की आप लिमिट के अंदर हो, आपका आईटीसी का क्लेम आपसे नहीं लिया जाएगा, उसको विद इन टाइम मान लिया जाएगा। तो ये उनके लिए यदि जिन्होंने अपनी रिटर्न अगर लेट भी भरी हो, चाहे फाइनेंशियल ईयर 17-18 हो या 18-19 हो या 19-20 हो, 20-21 हो, यदि 30 नवंबर 2021 तक भर दी गई है तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपने आईटीसी क्लेम को अपने विद इन टाइम ले लिया है। और इसको रिट्रोस्पेक्टिव चेंज किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ऑफ कोर्स डेट भी निकल चुकी है 30 नवंबर 2021, सो इट कैन नॉट बी प्रोस्पेक्टिव, इट हैज़ टू बी रिट्रोस्पेक्टिव ओनली। अगला भी जो चेंज है वो भी काफ़ी लॉजिकल चेंज है। पहले मैं आपसे एक केस डिस्कस करता हूँ। एज्यूम करते हैं किसी क्लाइंट का नंबर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कैंसिल हो गया था और वो रिवोक होने में काफ़ी लंबा समय लग गया। सपोज कीजिए वो रिवोक हुआ फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जाकर। अब
जब उसका नंबर 3 या 4 साल के बाद रिवोक हुआ, वो अब फाइनेंशियल ईयर 18-19 से लेकर 22-23 तक सारी रिटर्नें भरेगा। तो अगर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को देखें तो उसके लिए आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट तो कब की निकल चुकी है। तो इसमें यह मान लिया जाएगा कि उसके नंबर रिवोक होने के अगर वो 30 दिन के अंदर अगर वो अपनी रिटर्न फाइल कर देता है तो सेक्शन 16(4) उसको परेशान नहीं करेगा। ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने आईटीसी क्लेम को विद इन टाइम क्लेम कर लिया। ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉजिकल मूव। जब उसका नंबर कैंसिल हो चुका है तो वो अपनी रिटर्न भर नहीं सकता तो वो आईटीसी क्लेम को उस कट ऑफ डेट तक कैसे ले सकता है। इसलिए 30 दिन जो है वो तब से काउंट किए जाएंगे जब से उसका नंबर रिवोक होगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेलकम मूव वेयर नंबर इज कैंसल्ड एंड रिवोक्ड लेटर ऑन एंड सब्सटेंशियल पीरियड हैज ऑलरेडी elapsed। अगला जो चेंज है वो ये चेंज किया गया है कि कंपोजिशन डीलर के लिए जिनको अपनी एक रिटर्न भरनी होती है, पूरे साल में एक ही रिटर्न भरनी होती है जीएसटीआर 4 में, और वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 30 दिन तक भरनी होती है, यानी कि 30 अप्रैल तक भरनी होती है। उस 30 अप्रैल की डेट को 30 जून को करने के प्रपोजल के बारे में रिकमेंडेशन दी गई है बाय जीएसटी काउंसिल। ऑफ कोर्स दिस इज़ आल्सो लॉजिकल और गवर्नमेंट को इससे कोई लॉस भी नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपोजिशन डीलर से टैक्स तो हर क्वार्टर के बाद ऑलरेडी ले ही लेती है, सिर्फ रिटर्न ही भरनी होती है। टैक्स तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच ही चुका है। तो यदि अब कंपोजिशन डीलर अपनी रिटर्न 30 अप्रैल तक भरे या 30 जून तक भी भर दे तो कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। डीलर को बेनिफिट हो रहा है, ही इज़ गेटिंग गुड इनफ टाइम। गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है क्योंकि उनको रेवेन्यू पहले ही हर क्वार्टर में मिल चुका है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल मूव एंड वेयर बोथ द साइड्स इन रेवेन्यू एज वेल एज टैक्स पेयर बोथ द साइड्स आर इन विन विन सिचुएशन। अगला जो चेंज प्रपोज किया गया है वो रूल 88 कैपिटल बी में किया गया है। क्योंकि ये रूल है इसके लिए तो सिर्फ नोटिफिकेशन के द्वारा भी चेंजेस किए जा सकते हैं। वो ये किया गया है कि यदि किसी ने अपनी रिटर्न भरनी है जी 3B, यदि वो अपनी रिटर्न को ड्यू डेट जो कि 20 तारीख होती है नहीं भरता और 20 तारीख के बाद में भरता है, पर यदि उसके पास एनफ बैलेंस अवेलेबल था उसके कैश लेजर में और वो कैश लेजर के बैलेंस को ही डेबिट करता है, तो टिल दैट अमाउंट नो इंटरेस्ट विल बी लेविड अंडर सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अंतर्गत कोई उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। मैं आपको इस एक एग्जांपल के थ्रू इस प्रोविज़न को समझाता हूँ जो फ्यूचर में प्रपोज है बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन रूल 88 कैपिटल बी। यदि किसी ने अपनी रिटर्न भरनी है 20 तारीख तक और उसके पास कैश लेजर में पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए और वो अपनी रिटर्न को भरता है 25 तारीख को, सपोज कीजिए किसी ने जून 2024 की रिटर्न भरनी है 20 जुलाई 2024 तक, पर वो अपनी रिटर्न भरता है 25 जुलाई 2024 को, 5 दिन के बाद, पर उसके कैश लेजर में ऑलरेडी 1 लाख रुपए का बैलेंस था और उसकी जो लाइबिलिटी देने वाली है वो 1,50,000 रुपये। तो इंटरेस्ट जो है वो लगेगा सिर्फ 50,000 रुपये पर, प्रोवाइडेड इस 1 लाख रुपये को डेबिट किया जाता है। यदि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी के लिए क्रेडिट लेजर का सहारा लेता है और इस कैश लेजर को डेबिट नहीं किया जाता, इन दैट केस बेनिफिट नहीं है, इंटरेस्ट पूरे पर लगेगा। बट जितना पोर्शन कैश लेजर के द्वारा डेबिट किया जाता है उतने पोर्शन तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दिस इज ऑल्सो क्वाइट लॉजिकल मूव कि यदि किसी के पास कैश लेजर में बैलेंस है और वो यूटिलाइज करता है इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड लेट ड्यू टू सम इमरजेंसी इन हिज फैमिली, सपोज कीजिए या कोई और कारण है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाया अपनी सेल की कि मेरी सेल कितनी हुई, या कोई भी और अगर कारण रहा है, XYZ कारण रहा है, अकाउंटेंट की तबीयत खराब थी, रिटर्न लेट भरता है बट उसके कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल है, या वो 20 तारीख को कैश लेजर में एनफ बैलेंस जमा करवा देता है और जब लाइबिलिटी देने की बारी आती है वो कैश लेजर के बैलेंस को ही यूटिलाइज करता है, तो उतने पोर्शन तक जितना पोर्शन कैश लेजर का यूज़ किया है और जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है उसके डिफरेंस तक ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यदि 1.5 लाख की टोटल टैक्स लाइबिलिटी है और 1 लाख रुपए कैश लेजर के थ्रू यूज़ हुआ है और 50,000 रुपये अदरवाइज यूज़ हुआ है, तो 50,000 रुपये पर ही इंटरेस्ट लिया जाएगा। उस 1 लाख रुपये जितना कैश लेजर के बैलेंस को डेबिट किया गया वाइल फाइलिंग रिटर्न, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। दिस इज प्रपोज चेंज इन रूल 88 कैपिटल बी। अगला जो चेंज है, एक सेक्शन 11 कैपिटल ए को इंसर्ट करने की बात की गई है। तो यदि कोई सेक्शन इंसर्ट होगा तो ऑफकोर्स इट विल बी डन बाय द लेजिस्लेचर ओनली। उसमें यदि काउंसिल रिकमेंडेशन देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चेंजेस करती है किसी ऐसी इंडस्ट्री को जहाँ कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस थी, टैक्स कम दिया जा रहा था या टैक्स नहीं दिया जा रहा था, तो वो उनको रेगुलराइज कर सकते हैं।
मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए कोई कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस है वो ट्रीट कर रहे थे कि कोई प्रोडक्ट एक्स है और पूरे ट्रेड में यही सपोज कीजिए ये मान लिया गया था कि ये जो प्रोडक्ट एक्स है ये 12% पर है, और बाद में हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि नहीं ये प्रोडक्ट तो 18% पे, या एडवांस रूलिंग के थ्रू वो 18% पे वो आइटम पता चलती है पूरे ट्रेड के लिए, कोई क्लैरिफिकेशन आती है वो 18, अब 6% ट्रेड से रिकवर करना है। पर क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेड ही 12 मान रहा था, तो हो सकता है पूरे ट्रेड की अंडरस्टैंडिंग 12% रही हो। तो ऐसे केस में हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कुछ रिलीफ देना चाहे, इसीलिए सेक्शन 11 कैपिटल ए को इंसर्ट करने की बात की गई है, और ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऐसे ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, ऐसे इंडस्ट्री के लिए जो भी रेगुलराइज करना चाहे, जो भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन लाना चाहे वो ला सकती है। दिस इज आल्सो वेलकम मूव। जो अगला जो चेंज है वो प्रपोज किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई सामान, गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, इनफैक्ट गुड्स एक्सपोर्ट करता है और बाद में, सर्विसेज नहीं, सिर्फ गुड्स को एक्सपोर्ट करता है और बाद में प्राइस रिवीजन हो जाता है। जिस दिन एक्सपोर्ट किया उस दिन प्राइस ए था और बाद में प्राइस रिवीजन हो गया बी हो गया और प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से एडिशनल जीएसटी उसको देना पड़ा। जिस दिन एक्सपोर्ट किया उस दिन तक तो टैक्स लाइबिलिटी अमाउंट ए पर देनी थी, बट क्योंकि अमाउंट बढ़ गया है तो अब डिफरेंस के ऊपर भी आईजीएसटी देना है। तो उसका, उस डिफरेंस के लिए रिफंड कैसे क्लेम किया जाएगा, उसके लिए मैकेनिज्म को बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है कि जीएसटी रिकमेंड करेगा कि एक मैकेनिज्म इसके लिए बनाया जाए कि वो एक्सेस अमाउंट के ऊपर रिफंड को कैसे क्लेम किया जा सकता है। अगला जो प्रोविज़न है वो ये है कि यदि किसी ने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ली है, किसी रेसिपिएंट ने अपने रिलेटेड पर्सन से, और जहां रेसिपिएंट जो है वो पूरा आईटीसी लेने के लिए एंटाइटलमेंट है उसको, तो ऐसे केस में जो भी अमाउंट इनवॉइस पर लिखा होगा उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा और कोई वैल्यूएशन के ऊपर डिस्प्यूट नहीं किया जाएगा। और जहां इनवॉइस जारी नहीं भी हुआ उसको अमाउंट को निल मान लिया जाएगा, क्योंकि देखिए रेसिपिएंट कहां पर अमाउंट को रिड्यूस करना चाह सकता है यदि वो गलत प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहे। जहां पर अगर उसको आईटीसी नहीं मिलना, वहां पर वो चाहेगा कि इनवॉइस की वैल्यू कम से कम रखी जाए, क्योंकि मुझे जीएसटी भी देना है और मुझे क्रेडिट मिलना नहीं है। पर जहां उसको क्रेडिट मिलना है तो वहां पर कोई रीज़न एग्जिस्ट नहीं करता वो अमाउंट को लोअर करना चाहे। तो उस केस में ये माना गया कि जो वैल्यू इनवॉइस पर लिखी है वही ओपन मार्केट वैल्यू है और वैल्यूएशन के ऊपर कोई इफ एंड बट अराइज नहीं किया जाएगा। और यदि इनवॉइस जारी नहीं हुआ या इनवॉइस निल पर भी हो गया तब भी उसको मान लिया जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एंटाइटल्ड होना चाहिए। आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। अगला जो चेंज है वो ये है कि जो डक्ट्स और मैनुअल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, क्लियर कर दिया गया है कि काउंसिल रिकमेंड करती है कि ये ब्लॉक क्रेडिट के परव्यू से बाहर रखे जाएं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज सी और क्लोज डी के परव्यू से बाहर रखे जाएं। कौन सी चीज़ें? डक्ट्स और मैनुअल्स जो कि यूज़ हो रहे हैं इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। इट मीन्स इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट से बाहर हो गए। इट मीन्स सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 से बाहर हो गए और सेक्शन 16 के अंतर्गत आईटीसी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्लेम कर सकता है। इसके बाद जो अगला चेंज जो प्रपोज किया गया है कि जो बैंक कस्टोडियल सर्विसेज देते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत डिटरमाइन किया जाएगा। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है तब क्या करना है, वो अनरजिस्टर्ड है तब क्या करना है, उसका एड्रेस अवेलेबल है या एड्रेस नहीं है। जो आएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो वो डिटरमाइन किया जाएगा सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 जनरल प्रोविजन के थ्रू। इट मीन्स जहाँ कस्टोडियल सर्विसेज दिए जा रही हैं बाय इंडियन बैंक्स टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो वहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस जो है सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी ऑनवर्ड वाले अप्लाई नहीं करेंगे। जनरल प्रोविजन सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 वाला अप्लाई करेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई को किस तरह से डिटरमाइन किया जाए। इससे अगला जो चेंज जो प्रपोज किया गया, जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने जो फैसला लिया है वो ये लिया है कि जो कारपोरेट गारंटी के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा के लिए, कि रिलेटेड पर्सन के बीच में कारपोरेट
गारंटी की वैल्यूएशन किस प्रकार से की जाएगी, उसके लिए रूल 28 सब रूल 2 में अमेंडमेंट की जाएगी और ये अमेंडमेंट जो की जाएगी ये इफेक्टिव रहेगी 26 अक्टूबर 2023 से। उस वक्त एक सर्कुलर भी इसके ऊपर आया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली रूल 28 सब रूल 2 में, और ये भी एक वेलकम मूव है ताकि लिटिगेशन कम से कम रहे। उसके बाद अगला चेंज मेरे अनुसार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि यदि आप आईटीसी लेना चाहते हैं तो उन्हीं गुड्स या सर्विसेज से कर सकते हैं वो जिस ईयर से परटेन करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में, परटेन करते हैं, जिस साल से वो संबंधित हैं। तो जो कट ऑफ ईयर निकालते हैं हम 30 नवंबर वाली डेट, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर तक आईटीसी ले सकते हैं, वो उन गुड्स या सर्विसेज पर लेते हैं जिस साल से वो परटेन करते हैं। बट रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है कि सपोज कीजिए वो गुड्स या सर्विस परटेन तो करती है किसी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से, बट इनवॉइस जो रेज हुआ वो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रेज हुआ। तो सेक्शन जो प्रपोज किया गया वो ये किया गया है कि ये इसको मान लिया जाएगा कि वो ये वही वाला फाइनेंशियल ईयर है जब इनवॉइस को रेज किया गया। तो कट ऑफ डेट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से ना लेकर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर से डिटरमाइन की जाएगी। तो दिस इज आल्सो वेलकम मूव। और इससे वो जो वर्ड है परटेन जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है उसको नेगेट किया गया है, बट ओनली इन दोज केसेस जहां पर रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, नॉर्मल केसेस के लिए नहीं। तो परटेन वर्ड को नेगेट किया गया ओनली फॉर रिवर्स चार्ज, क्योंकि रिवर्स चार्ज में यदि कोई आईटीसी पे करेगा वो कैश के थ्रू पे करेगा, तो उसको आईटीसी को कट ऑफ डेट के साथ पिछले फाइनेंशियल ईयर से लिंक ना करके इनवॉइस की डेट के साथ लिंकिंग करने की कोशिश की गई है ताकि रेसिपिएंट को ज़्यादा समय मिल सके। अगले जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो क्लैरिफिकेशन है काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर, ताकि ट्रेड और टैक्स ऑफिसर्स को उससे संबंधित क्लैरिटी मिल सके और लिटिगेशन रिड्यूस हो सके। जैसे क्लैरिफिकेशन और टैक्सेबिलिटी ऑफ रिएम्बर्समेंट ऑफ इसोप, क्लैरिफिकेशन ऑन रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ऐसी करके काफ़ी लिस्ट है 12-15 आइटम्स की। तो ऑफ कोर्स इनसे संबंधित सर्कुलर्स जारी किए जाएंगे और क्लैरिफिकेशन आएगी। ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक पॉइंट मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा इसके बीच में। एक काफ़ी केसेस होते हैं जहाँ सप्लायर रेसिपिएंट को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है और बाद में जब ये गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो चुके होते हैं उसके बाद वो डिस्काउंट देता है, पोस्ट सेल डिस्काउंट। तो सप्लायर हो सकता है जो उसने पहले आउटपुट टैक्स दिया हो उस आउटपुट टैक्स को वो अपना रिड्यूस कर देता है, बट वो आउटपुट टैक्स तभी रिड्यूस कर सकता है जब रेसिपिएंट ने भी अपने आईटीसी को उतने अमाउंट से रिवर्स किया हो। तो इससे संबंधित मैकेनिज्म आएगा, सर्कुलर आएगा कि किस तरह से इस सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लोज बी सब क्लोज 2 को इफेक्ट में लाया जा सके ताकि पूरे देश भर में एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर, यूनिफॉर्म मेथड को फॉलो किया जा सके। उसके अलावा काफ़ी चीज़ों के लिए सर्कुलर जारी होंगे और जब वो सर्कुलर जारी होंगे ऑफ कोर्स आई विल मेक अनदर वीडियो एंड एक्सप्लेन दोज थिंग्स। इससे जो अगला जो चेंज है वो चेंज लाया गया है, ये जो प्रपोज किया गया है सेक्शन 140 सब सेक्शन 7 जो कि ट्रांजिशन प्रोविज़न से रिलेटेड है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए यदि उनका ट्रांजिशनल क्रेडिट है ऐसे इनवॉइसेस के संबंधित में जो कि अपॉइंटेड डेट से पहले के हैं, यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले के हैं और इनवॉइसेस रिसीव भी हो चुके थे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को 1 जुलाई 2017 से पहले, रिट्रोस्पेक्टिव ट्रांजिशनल क्रेडिट देने की बात की गई है। और इस चेंज को इसको जो अमेंड किया जाएगा सेक्शन 140 सब सेक्शन 7 को, ऑफ कोर्स इट विल बी अमेंडेड रिट्रोस्पेक्टिवली with effect from 1st July 2017, that is the appointed day, so that those input service distributors could take the benefit of this provision. अगला जो चेंज है वो चेंज नंबर 19 जो प्रपोज किया गया, जो पॉइंट नंबर 19 है वो ये है कि यदि आपने GSTR 1 भर दी है बट अभी GSTR 3 भी नहीं भरी है तो उसके ऑटो पॉपुलेट होने से पहले यदि आपको GSTR 1 में कोई गलती पता लग जाती है तो आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं बाय अनदर फॉर्म GSTR 1 कैपिटल A के थ्रू। तो ये जो GSTR 1 कैपिटल A है ये ब्रिज का काम करेगा आपके 1 और 3B में अगर कोई डिफरेंस है उसको कम करने में, ताकि GSTR 1 टेकन टुगेदर विद GSTR 1 ने इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक इन GSTR 1
इफ बोथ टेकन टुगेदर GSTR 3B को बिल्कुल रिकनसाइल करने में हेल्प करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट, काफ़ी अच्छा चेंज रहेगा। इससे ये फ़ायदा होगा क्योंकि अगर सपोज कीजिए मैंने 1 भरी, गलती तो पता चल चुकी है 1 में, बट मैं अब उसे ठीक नहीं कर सकता और मुझे 1 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा, तो 1 और 3B में डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से रिकन्सिलेशन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा केस अराइज हो जाता है। तो टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन वेयर यू हैव फिल्ड GSTR 1, यू फाइंड अ मिस्टेक, यू वांट टू अमेंड दैट, यू मे फाइल GSTR 1 कैपिटल A बिफोर फाइलिंग 3B, so that there doesn't remain any point of reconciliation between GSTR 1 and GSTR 3B. This is very welcome change, I would say. Another जो change है, जो प्रपोज किया गया, जो रिकमेंडेशन आई है GST काउंसिल की, वो ये है कि GSTR 9 या 9A जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से नीचे है, उनको भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर साल ऐसी नोटिफिकेशन आती रही है कि एनुअल रिटर्न भरने की, जो कि सेक्शन 44 में भरनी होती है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे होता है, उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कि आपको भरने की ज़रूरत नहीं, आपके पास ये चॉइस है, आप चाहो तो भरो, नहीं चाहते तो मत भरो। अगला जो चेंज है जो प्रपोज किया गया वो ये है कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, कुछ ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन जिनको नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर को डिक्लेरेशन देनी होती है, उनको इंश्योर करना होता है कि वो ऐसे डीलर्स, जो ऐसे पर्सनस हैं, रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी नॉट अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं, एक स्टेट से बाहर गुड सप्लाई नहीं कर रहे। तो उसमें यह कहा गया कि तो ये सिर्फ उनके लिए अप्लाई करेगा जिनके ऊपर सेक्शन 52 अप्लाई करता है। तो जिन ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर सेक्शन 52 अप्लाई नहीं कर रहा, उनके लिए सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 कैपिटल B का पेनल्टी का प्रोविज़न नहीं रहेगा, उनको बाहर कर दिया गया। तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 कैपिटल B की पेनल्टी सिर्फ उन्हीं ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर लगाई जा सकती है जो सेक्शन 52 के ऊपर TCS जिनके लिए कलेक्ट करना मैंडेटरी है। अगला जो चेंज प्रपोज किया गया वो रूल 142 में किया गया है। तो दिस कैन बी डन बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, लेजिस्लेचर को इसके लिए बीच में आने की ज़रूरत भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज कर सकता है। वो ये है कि जब हम सेक्शन 107 में कोई अपील फाइल करते हैं और प्री डिपॉजिट जमा कराते हैं, एज्यूम कीजिए कि वो पर्सन बाद में अपील हार जाता है, तो अब उसको टैक्स भरना है। ये तो उसने प्री डिपॉजिट किया है, ये तो अभी उसने टैक्स जमा नहीं कराया, दिस इज अ डिपॉजिट, प्री डिपॉजिट। तो इस प्री डिपॉजिट को कैसे वो DRC 03 के थ्रू वॉलंटरली टैक्स पे कर सकता है, या सेल्फ असर्टेंड या आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल एज द केस में भी, वो कैसे कर सकता है इस प्री डिपॉजिट को, उससे संबंधित रूल 142 में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किया जाएगा। दोस्तों ये मीजर्स थे जो ट्रेड के लिए CGST, ये हमारी GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 53rd, उन्होंने 22 जून को लिए। इसके बाद कुछ उन्होंने और भी मीजर्स लिए लॉ और प्रोसीजर से रिलेटेड। पहला उन्होंने ये कहा, क्योंकि फ्रॉडुलेंट ITC की काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है पूरे देश भर में, तो उन्होंने कहा हम आधार वगैरह के थ्रू बायोमेट्रिक का ये इंश्योर करेंगे कि ऑथेंटिकेशन हो और पैन इंडिया बेसिस में हो, फेज्ड आउट मैनर में हो, ताकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को कम किया जा सके। इसके बाद उन्होंने एक और चेंज किया है कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में जो नोटिस जारी करने की डेट है वो डिफरेंट है। 73 के लिए कुछ और है, 74 के लिए कुछ और है। 73 नॉन फ्रॉड केसेस होते हैं, 74 फ्रॉड वाले केसेस होते हैं या विलफुल मिस स्टेटमेंट वाले केसेस होते हैं। तो उस केस में कॉमन डेट को लाने की बात की गई है और इसके लिए एक सेक्शन 74 कैपिटल A को इंसर्ट किया जाएगा। ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर विल मेक दैट चेंज। और एक और बात का लिखा गया कि यदि सेक्शन 73 में नोटिस जारी होने के अंदर, सेक्शन 73 और 74 दोनों में नोटिस जारी होने के अंदर ही यदि कोई 30 दिन के अंदर टैक्स और इंटरेस्ट जमा करवा देता है तो सेक्शन 73 में पेनल्टी नहीं लगती, सेक्शन 74 में पेनल्टी का रेट कम हो जाता है। तो उस 30 दिनों की अवधि को बढ़ाकर 60 दिनों के प्रपोजल के लिए रिकमेंड किया गया, ताकि टैक्स पेयर को गुड एनफ टाइम मिल सके उस टैक्स और इंटरेस्ट को जमा करवाने के लिए, और उसके ऊपर पेनल्टी कम से कम लगे इस प्रोविज़न को। इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज जो है वो लाया जाएगा और एक कॉमन डेट भी लाई जाएगी, सेक्शन 74 कैपिटल A, सो दैट नोटिस जारी करने की कॉमन डेट हो ऑफ फ्रॉडुलेंट केसेस और एज वेल एज नॉन फ्रॉडुलेंट केसेस, एज वेल एज
willful misstatement cases or non-willful misstatement cases. Basically saying section 73 as well as section 74. यहाँ पर मैं एक जो चीज़ और पढ़ सकता हूँ वो ये, यहाँ पर suppression वर्ड को नहीं लिखा गया. अगर हम सेक्शन 74 या सेक्शन 73 देखें तो वहाँ पर 3 वर्ड हैं, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन केसेस. यहाँ पर सप्रेशन वाले केसेस के बारे में जिक्र नहीं है, तो हो सकता है शायद गवर्नमेंट सिर्फ फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट वाले केसेस के केस में करना चाहती है. सप्रेशन वाले केसेस में वो शायद डिफरेंट टाइम लिमिट ही रखना चाहते हैं. जब चेंज होगा सेक्शन 74 कैपिटल ए, तब इस सेक्शन को दोबारा से पढ़कर और एनालिसिस किया जाएगा. इससे अगला जो लॉ और प्रोसीजर के लिए जो चेंज को रिकमेंड किया गया वो ये है कि सेक्शन 171 के अंतर्गत जो एंटी प्रॉफिटरिंग केस है उसके लिए अब सनसेट क्लोज आ जाएगा और ये एंटी प्रॉफिटरिंग के लिए कोई नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी 1 अप्रैल 2025. इट मीन्स जो 31 मार्च 2025 तक जो एप्लीकेशन एडमिट होंगी सिर्फ उन्हीं के लिए एंटी प्रॉफिटरिंग वगैरह चलेगा, बाकी नहीं चलेगा. बाकी एक चीज़ ये भी होती है कि जो एंटी प्रॉफिटरिंग वाले केसेस होते हैं, क्योंकि ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, तो इसके ऑर्डर के अगेंस्ट हम सेक्शन 107 में नहीं जा सकते, हम सिर्फ रिट में जा सकते हैं. बट अब लिखा गया है कि इसके लिए सेक्शन 109 में ये कहा जाएगा या ये इंक्लूड किया जाएगा कि यदि कोई इनके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वहाँ पर अपील कर सकता है और इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज किया जाएगा वो सेक्शन 109 में किया जाएगा. इससे अगला जो लॉ और प्रोसीजर से संबंधित जो चेंज है वो सेक्शन 16 में है और सेक्शन 54 में है. सेक्शन 54 में यदि किन्हीं चीज़ों के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो उस पर रिफंड नहीं मिलता है. सेक्शन 16 आईजीएसटी एक्ट या सेक्शन 54 सीजीएसटी एक्ट दोनों रिफंड से संबंधित हैं. यदि किसी गुड्स के ऊपर जिन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उस पर रिफंड नहीं मिलता, तो यही वाली चीज़ लिखी गई है कि जहाँ जो रिफंड नहीं मिलता वो एक्सपोर्ट के लिए लिखी गई थी, बट अब उसको SEZ के लिए भी इंक्लूड कर दिया गया है. इफ़ सच गुड्स आर सप्लाइड टू SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, तो वहाँ पर भी रिफंड नहीं मिलेगा अगर वो गुड्स कवर होते हैं विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी. अगला जो चेंज जो है प्रपोज किया गया वो ये है कि अभी हमें GSTR 1 में B2C केसेस में यदि 2.5 लाख रुपए से नीचे का इनवाइस है तो हमें वो इनवाइस वाइज रिपोर्ट नहीं करना होता, हम कंसोलिडेटेड फिगर भी डाल सकते हैं. उस 2.5 लाख रुपए को रिड्यूस करके अब इस फिगर को 1 लाख रुपए के लिए रिकमेंड किया गया है. इट मीन्स गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहती है. पहले वो 2.5 लाख से नीचे तक के इनवाइसेस B2C केसेस में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते थे, बट अब वो 1 लाख से नीचे तक तो चाहे B2C में इनवाइस वाइज डिटेल मत दो, बट अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला गया तो वहाँ पर आपको इनवाइस की डिटेल देनी कंपलसरी हो जाएगी GSTR 1 के टेबल 5 में. इसके अलावा एक जो लास्ट चेंज है जो काउंसिल ने रिकमेंड किया गया वो GSTR 7 में किया गया है. GSTR 7 भरनी होती है जो सेक्शन 51 के अंतर्गत आते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाले में आते हैं. उस केस में इसको अब ये मंथली कर दिया जाएगा, चाहे आपने टैक्स डिडक्ट किया या नहीं किया. और साथ में ये भी कहा गया है कि यदि आपकी GSTR 7 नील रिटर्न है तो आपके ऊपर कोई लेट फी नहीं लगेगी. तो दोनों चेंजेस हमने कर ली हैं, फैसिलिटेशन फॉर ट्रेड एज वेल एज जो लॉ और प्रोसीजर के अंदर चेंजेस. इसके अलावा जो फर्स्ट जो मैंने बोला था इस वीडियो के शुरू में, चेंज इन टैक्स रेट्स, तो वो गुड्स या सर्विसेज के अंदर चेंजेस होंगे. उनको मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जो संबंधित इंडस्ट्री है वो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा कि किस पर्टिकुलर में रेट बढ़ा है या घटा है या क्या एग्जम्पशन से संबंधित डिस्कस हुआ है. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपकी GST नॉलेज के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा. धन्यवाद.